हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी एंड अकाउंट ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2025 नवंबर में, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में। इसमें क्या है, ये पार्ट 1 है, आप ऐसे मान के चलिए। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। इंग्लिश के सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो इस पार्ट में डिस्कस होंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं जीके के एंड देन फिर यूपीएससी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे उनको, और लास्ट में जो है मैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करूँगा। मतलब हर एक पार्ट में जो है एक अलग तरीके के सेक्शन को जो है मैं कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 8477850042 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट कर दूंगा जब मैं इस पेपर को 2025 के पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा, तो उसके बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से। आप ये कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द्विज यूपीएससी। 16 अगस्त 2026 तक हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो चालू है। आप कोड यूज कीजिए द्विज 20% ऑफ आपको ऑल कोर्सेज पर मिल जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेरी है अगेन इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए द्विज एजुकेशन, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पैसेज को। पैसेज है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है आपको इस पैसेज के बेस पर ही आंसर करने हैं। आपको जब भी इस तरीके का पैसेज मिले एग्ज़ाम में, आपको एक नज़र जो है क्वेश्चंस पर डाल लेनी है। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोला गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक में 1 2 3 4 कौन कौन सा मीनिंग जो है वहाँ पर फिट होगा, कौन कौन से वोकैब का, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन इस तरीके का है। दूसरे में क्या है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज ओनली, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अगेन आपको करेक्ट जो हैं स्टेटमेंट उनको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी उसी तरीके का है, लेकिन कहता क्या है ये देख लेते हैं कि फ्रेज जो है उसका मीनिंग बताना है। एग्जासर्वेटिंग लेबर शॉर्टेज, ये जो फ्रेज थी इसका क्या मीनिंग था, इस तरीके से हमें बताना है। ऐसे ही एक फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन का उसका क्या मतलब था, इस तरीके से बताना हमें। अफ्रीका ऑन द मूव, इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है ये बताना था। तो ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच आएगा अफ्रीका ऑन द मूव, इसको देखेंगे, और एग्जासर्वेटिंग लेबर शॉर्टेज इसका मीनिंग देखेंगे, और बाकी तो पूरी स्टोरी में ये सारी चीज़ें होंगी जिनका हमें जवाब देना। वो 2 क्वेश्चन और एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आप इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका इज़ ऑन द मूव, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल गया है। अफ्रीका इज़ ऑन द मूव, अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। क्या वो खुद चल के जाएगा? नहीं, वो खुद तो चल के नहीं जाएगा। तो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। अफ्रीका इज़ ऑन द मूव, क्या अफ्रीका चल के जा रहा है? नहीं, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसके लोग जो हैं वो चल के जा रहे हैं। तो इस अफ्रीका इज़ ऑन द मूव में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ है एज अ पर्सन, तो इसको पर्सोनीफाई कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पर्सोनीफाई कर दिया है इस फिगर ऑफ स्पीच में अफ्रीका को हमने। जैसे सूरज ढलता है, आपने मून के बारे में सोचा होगा, ये सब सन के बारे में बोल देते हैं, तो अर्थ के बारे में बोल देते हैं कभी कभी। जैसे इंडिया के बारे में बोल देते हैं, इंडिया बोर्न, तो क्या कोई इंडिया का कोई पर्सन है क्या? नहीं, लेकिन इंडिया को पर्सनीफाई कर दिया गया है, तो पर्सोनीफाई कर देते हैं कभी कभी हम नाउन को। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच नाउन का यूज हुआ था, लेकिन उसको पर्सोनीफाई कर दिया था, तो इस तरीके से पर्सोनीफाई कर दिया। 5वां क्वेश्चन तो हो गया आपका सॉल्व। चलिए अब इसमें जो हम फिल इन द ब्लैंक्स हुआ वो हमें फिल करने, उनको देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो एमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स ये सब दिया हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। माइग्रेंट्स क्या होते हैं? माइग्रेंट्स जो कोई किसी एक जगह को छोड़ के जाता है
उन लोगों को कहते हैं माइग्रेंट्स। प्लेस ए से अगर कोई प्लेस बी के लिए जाता है तो बोलेंगे कि उन्होंने माइग्रेट किया है। ठीक, उन्होंने माइग्रेट किया है, वो माइग्रेंट हैं। और इस क्रिया को, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता था। तो क्या आपने मूव कर दिया स्कूल से कॉलेज में, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। अब अगर इसमें मैं ई लगा देता हूँ, ई फॉर एग्जिट आपको याद रखना है, ई, क्योंकि मैं पेन लेता हूँ और अब समझाता हूँ आपको। ई फॉर आपको याद रखना है एग्जिट, ई फॉर एग्जिट याद रखेंगे, और इन, आई फॉर आप याद रखेंगे इन। तो अगर मैं बोलता हूँ एमिग्रेंट्स, यहाँ आपको दिख रहा है ना एमिग्रेंट्स, ई फॉर एग्जिट है। एमिग्रेंट्स ऐसे लोग होंगे जो अपनी जगह को, वो नेटिव थे प्लेस ए के, यहाँ से वो नेटिव थे, लेकिन वो मूव कर गए प्लेस बी के लिए, प्लेस बी के लिए वो मूव कर गए। तो यहाँ के लिए वो क्या हो गए, प्लेस ए के लिए उन्होंने एग्जिट लिया यहाँ से, तो यहाँ के लिए वो हो गए एमिग्रेंट, एमिग्रेंट हो गए। लेकिन उन्होंने एंट्री कहाँ की है, एंट्री की है प्लेस वी में। ये उनके लिए फॉरेन है, नया है, ये उनका खुद का नहीं है। यहाँ के लिए वो क्या हो गए, एमिग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ उन्होंने इन किया है। अब देखेंगे कौन सा सही रहेगा। अफ्रीका इज़ ऑन द मूव, एटलीस्ट 20 मिलियन लिव आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। एटलीस्ट 20 मिलियन, अफ्रीका मूव पर है, अफ्रीका के ही लोग हैं जो कि आउटसाइड में रहते हैं कॉन्टिनेंट के। तो अफ्रीका से तो निकल गए हैं, उन्होंने एग्जिट लिया है, एग्जिट लिया है, तो क्या होगा, एग्जिट के लिए ई का यूज़ होगा। ठीक है, एमिग्रेंट्स हैं अफ्रीका के लिए वो, क्या सी का यूज होगा, नहीं होगा। क्या ए का यूज होगा, नहीं होगा। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, बी और सी। देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ एमिग्रेंट्स आएगा, एटलीस्ट 20 मिलियन एमिग्रेंट्स लिव आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। ओके, अ 3-fold इंक्रीज सिंस 1990। कंपेयर करें 1990 के मुकाबले तो 3 गुना इसमें इंक्रीज हुआ है जो पहले एग्जिट करते थे। यूरोप अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ अफ्रीकन। यूरोप में उन्होंने एंट्री ली है ना, यूरोप में उन्होंने एंट्री ली है। हाफ ऑफ अफ्रीकन, अफ्रीका के कौन है वो, माइग्रेंट्स हैं। ठीक, मैंने बताया था कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जब मूव करता है तो उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। वो जो मूव कर रहे होते हैं लोग, उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो दोनों में ही है, बी और सी दोनों में ही क्या है, माइग्रेंट्स है। तो अफ्रीकन माइग्रेंट्स, अफ्रीकन माइग्रेंट्स आउटसाइड दी अफ्रीका, मतलब यूरोप में जो है, यूरोप में ही आधे से ज़्यादा अफ्रीकन माइग्रेंट्स हो जाते थे। लेकिन बट इट्स शेयर हैज स्टेडीली डिक्लाइन। पहले क्या था कि आधे से ज़्यादा माइग्रेंट्स जो यूरोप में ही जाते थे, लेकिन अभी बदल रहा है ट्रेंड। अभी क्या ट्रेंड एकदम से बदल रहा है 1990 के बाद से। अभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं, टर्की भी जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर हैव ऑल सीन सर्च इन देयर अफ्रीकन बॉर्न पॉपुलेशन। इन सभी जगहों पर क्या है, उनको अपनी अफ्रीकन बॉर्न पॉपुलेशन में सर्च देखने को मिला है। इट मे सीम आउटवर्डली, मतलब ऐसा कहना बहुत ही सटीक तो नहीं है, हाँ, लेकिन कहा जा सकता है टू प्रिडिक्ट दैट दिस विल कंटिन्यू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉर श्योर, लेकिन हाँ, हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह जारी रहेगा, आगे भी इसी तरीके की चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। गिवन द फियर्सी बैकलेस अगेंस्ट, फियर्सी बैकलेस मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका विरोध हो रहा है। अगेंस्ट किसके, अक्रॉस दी बेस्ट, मतलब पूरे के पूरे बेस्ट में किसके अगेंस्ट जो है बैकलेस हो रहा है। देखिए किसी भी कंट्री में बाहर से लोग आते हैं, हमने देखा जैसे रोहिंग्या कम्युनिटी हमारे इंडिया में एंटर करती है म्यांमार से, तो हमें भी क्या है, हम भी बैकलेस करते हैं कि बाहर के लोग क्यों आ गए। तो कहीं भी जब कोई दूसरी जगह से लोग आके रहने लगते हैं तो क्या है, बैकलेस होता है। तो किसके लिए होगा, जो कोई इन करेगा। मैंने अभी अभी समझाया था, वेस्ट के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये इन कर रहे हैं जाके। देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहाँ, अमेरिका में, चाइना में, सऊदी अरेबिया में, टर्की में, यूरोप में। तो यूरोप, अमेरिका, टर्की, ये सब क्या है, ये वेस्ट के ही कंट्रीज़ हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बैकलेस कर रहे हैं।
इस चीज़ के लिए, किसके लिए, कि हमारे यहाँ इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एंट्री कर रहे हैं ना वेस्ट में इन्होंने एंट्री की है, इन्होंने इन किया है, तो क्या होगा, इमिग्रेंट्स होगा, माइग्रेशन तो नहीं होगा। ठीक, इनका जो इमिग्रेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो है बैकलैश है। नॉट विद स्टैंडिंग पुशबैक, हम ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें वापस हो जाने वाली हैं। अफ्रीकन, अब ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन ही आएगी। अफ्रीकन माइग्रेशन, अफ्रीका से जो माइग्रेशन हो रहा है, अफ्रीका का जो माइग्रेशन है, मैंने बताया था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को ही माइग्रेशन बोलते हैं। तो अफ्रीकन माइग्रेशन इज़ अनस्टॉपेबल, वो रुक नहीं सकता है। दैट विल लॉन्ग आउटलास्ट टूडेज पॉपुलिस्ट एंड हेल्प डेफिनेट द 21st सेंचुरी। अब ये बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी की जो डेफिनेशन होगी, डिफाइन करेंगे हम उसको, उसमें ये अफ्रीका का जो माइग्रेशन है ये भी रोल अदा करेगा, और ये रुकने तो वाला नहीं है, अनस्टॉपेबल है। डेमोग्राफी एक वजह है, डेमोग्राफी इज़ वन कॉज। इट इज़ वेल नोन दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड द नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज विल डिक्लाइन, कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी 18 ईयर से 59 ईयर के बीच के लोगों को बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की डेमोग्राफी एक कॉज है कि वहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर रही है, तो अफ्रीकन कंट्रीज जैसे लोगों की वहाँ ज़रूरत भी है वैसे तो। एक्जासर्वेटिंग लेबर शॉर्टेज, और एक्जासर्वेटिंग का मीन्स क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ, कि कोई भी कंडीशन जो पहले से ख़राब है उसको और वर्स कर देना और ख़राब कर देना, इसी को बोलते हैं एक्जासर्वेटिंग। तो ये जो लेबर शॉर्टेज थी पहले से ही, ये और ज़्यादा एक्जासर्वेट हो रही है, और ज़्यादा इसको ख़राब किया जा रहा है, किसके द्वारा, वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज़ में। What is less widely appreciated is that emerging countries that are associated with exporting people such as Mexico and Philippines are also getting older and richer, meaning a smaller share of their population will in future. देखो, wish to migrant in search of work, ये बोला जा रहा है कि देखो ये भी एक पॉपुलर ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि पहले कुछ कंट्रीज़ थे जहाँ से लोग आते थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे, जैसे कि मैक्सिको, फिलीपींस, यहाँ से लेबर जो है वो एक्सपोर्ट होती थी, माइग्रेट होती थी। लेकिन अब यहाँ भी पॉपुलेशन थोड़ी सी रिच हो रही है, थोड़ी सी ओल्ड हो रही है। अब ये भी क्या है, ये भी विश नहीं करेंगे सर्च ऑफ वर्क में जाने के लिए, कि अब ये भी जाना नहीं चाहेंगे, इनका भी अब मन नहीं है बाहर जाने का। तो क्या है, इन अफ्रीका बाई कॉन्ट्रास्ट, ऑफकोर्स अफ्रीका में क्या हुआ, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज फोरकास्ट टू इंक्रीज, अफ्रीका में वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है। देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में दोनों में ही क्या, वर्किंग एज पॉपुलेशन डाउन जा रही है, कम हो रही है। इंडिया का भी TFR जो है बिलो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया, TFR इंडिया का भी तो डाउन। हालांकि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बिल्कुल भी पैसेज के में, लेकिन जीके के लेवल से बात कर रहे थे, इंग्लिश के लिए आते हैं। ठीक है, हम जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो इसी पैसेज के बेसिस पर करेंगे ओनली। तो ये ग्रो कर जाएगी, 700 मिलियन हो जाएगी 2050 तक। अनोदर कॉज क्या, एक कॉज तो हो गया डेमोग्राफी, अभी मैंने समझाया कि वर्ल्ड की कैसे चेंज हो रही है और अफ्रीका की कैसे चेंज हो रही है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स है। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज आर एंटरिंग इन अ फेज इन देयर डेवलपमेंट इन विच पीपल आर स्टिल पुअर। अफ्रीका की कंट्रीज़ जो क्या हैं वो एक फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन तो अब भी पुअर है, कि उसको काम के लिए, पैसों के लिए अपना घर छोड़ना है। स्टिल पुअर इनफ टू विश टू लीव, बट फॉर द फर्स्ट टाइम रिच इनफ टू बी एबल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन वो इतने रिच भी हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं काम की तलाश में, अच्छे काम की तलाश में। अफ्रीकन कंट्रीज क्रिएट ओनली अराउंड 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल जॉब्स रिक्वायर्ड। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनको जो फॉर्मल जॉब्स की ज़रूरत है वो उसका 1/5 ही प्रोड्यूस करती हैं, लगभग 20% ही प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से उनकी जो वर्क फोर्स है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब देखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है अब हम करेंगे इसी के बेसिस पर। कौन कौन से करेक्ट हैं देखते हैं। ऑल रिच वेस्टर्न नेशंस
क्या सारे वेस्टर्न नेशंस की बात हुई है? हैव बीन सीइंग इन एन इंक्रीज इन द इमिग्रेशन फ्रॉम द वेस्ट ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ओवर द पास्ट 35 और ईयर, पिछले 35 ईयर 2025 तक की बात हो रही थी, 1919 से बात हो रही है। ओके, पिछले 35 सालों में क्या है? नंबर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन पीपल लिविंग आउटसाइड अफ्रीका हैज़ गॉन अप बाई द फैक्टर ऑफ 3। क्या 3 गुना हो गया है? हाँ 3 गुना हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 3 गुना हो गया है। 1990 से लेके अब तक 3 फोल्ड हो गया, तो 3 गुना हो गया। तो देखो ये तो हो गया करेक्ट, सेकंड तो करेक्ट है, तो जहाँ सेकंड करेक्ट नहीं होगा उसको मैं हटा दूंगा, केवल बी में नहीं है। द फियर्सी रेजिस्टेंस टू लेबर इंकर्जन into the west will temper immigration from Africa in the 21st century। अब देखिए वेस्ट में जो रेजिस्टेंस है, जो फियर्सी रेजिस्टेंस है, वो टेम्पर करेगा अफ्रीका के माइग्रेशन को। क्या ऐसा है? क्या लिखा हुआ था? देखो यहाँ मैंने आपको दिखाया भी था, अनस्टॉपेबल है। ये जो भी फियर्सी बैकलेस है इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये अनस्टॉपेबल है, ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, ऐसा नहीं रुकने वाला है। तो थर्ड हो गया इनकरेक्ट आपका, तीसरा हो गया इनकरेक्ट, जहाँ भी तीसरा होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, ऑल रिच वेस्टर्न नेशंस हैव सीन एन इंक्रीज। क्या यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल रिच वेस्टर्न नेशंस जो हैं, यूरोप के बारे में बात की गई थी कि उसने हाँ महसूस किया है कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हैं। ऑल रिच वेस्टर्न नेशंस की बात नहीं की गई है इसमें। फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट, डी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट कैन बी सीन टू बी डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ द अफ्रीकन टू द अदर कंट्रीज टू सीक वर्क। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है दूसरे कंट्रीज़ में जाती है, क्यों जाती है? यंगर पॉपुलेशन इन दी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड मैक्सिको। डिटरमाइनिंग, कौन डिटरमाइन कर रहा है कि यंगर पॉपुलेशंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ में? नहीं है। ओनली अबाउट 20% ऑफ द रिक्वायर्ड जॉब्स अफ्रीका में हो रही हैं प्रोड्यूस, ये तो करेक्ट है। फियर्सी बैकलेस वेस्टर्न कंट्रीज से इंक्रीजिंग माइग्रेशन लोड, नहीं देखिए वो बैकलेस वगैरह का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ये भी जो है आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। तो अगर आपने एक बार इस पैसेज को समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं है। देख रहे ना, हमने पैसेज को समझने में थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे आसानी से। आपको 5 मिनट जो है ठीक से पढ़ना है पैसेज को ध्यान लगा के। मैंने तो आपको समझाया है अभी ये पूरा पैसेज हिंदी में, आपको तो ऐसा नहीं करना होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अब देखिए, एग्जासर्वेटिंग लेबर शॉर्टेज, मैंने क्या बोला था कि वर्स कर देना, जो पहले से ही ख़राब था उसको और ख़राब कर देना, वर्स कर देना, वर्सनिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने कर ही लिया था, अफ्रीका इज़ ऑन द मूव, पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। सारे क्वेश्चन हो गए ना फटाक से। इसी तरीके से हमको यूज करना है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हम जो फिल करेंगे। द इवनिंग लुक्ड, इवनिंग नाउन हो गई आपकी, लुक्ड वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगेंस्ट प्रपोजिशन हो गया। स्ट्रेच्ड आउट स्काई, स्ट्रेच्ड आउट स्काई क्या है? स्काई हो गया, ओके। स्काई क्या है? ये भी नाउन है। स्ट्रेच्ड आउट ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये भी सारे एडजेक्टिव हैं, ये सब रेड, ब्यूटीफुल, सोल क्वेंचिंग, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन पूछा है कि एडजेक्टिव का जो सीक्वेंस होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, एडजेक्टिव के सीक्वेंस के लिए आपको एक रूल याद रखना था ना, आपको बचपन में एक रूल सिखाया गया होगा, ओ सास कॉम्प। ओ का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? ओपिनियन, कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, ये चीज़ ब्यूटीफुल है या फिर ये अगली है, आपको ये कैसी लगती है? ओपिनियन क्या है आपका? एस फॉर क्या होता था? एस फॉर होता था साइज, ए फॉर होता था एज, सेकंड एस फॉर शेप होता था, सी फॉर क्या होता था? सी फॉर होता था कलर, एंड ओ फॉर ओरिजिन, कोई चीज़ कहाँ से निकल के आई है। एम फॉर मटेरियल,
और P4 होता था पर्पस। ओके, आप P4 पर्पस मान सकते हैं, पार्टिसिपल मान सकते हैं, कोई भी चीज़। ठीक, अब देखते हैं हमारे सामने जो एडजेक्टिव हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है। ब्यूटीफुल क्या है, एक ओपिनियन है। रेड क्या है, एक कलर है। तो ओ पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ऑलवेज यही फॉलो होगा। अब देखते हैं कहीं कलर पहले तो नहीं आ गया है। कलर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ब्यूटीफुल से पहले ए की जगह आया है, ए में, तो ए तो नहीं होगा। ओके, सोल क्वेंचिंग, ये क्या, ये हमें इस तरीके से बता रहा है कि उसका पर्पज क्या है, वो क्या कर सकता है, वो सोल क्वेंचिंग है। ओके, वो पार्टिसिपल है। तो ब्यूटीफुल ओपिनियन सबसे पहले आएगा, देन सेकंड रेड आएगा, देन सोल क्वेंचिंग आएगा। तो इवनिंग कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल है, रेड है, सोल क्वेंचिंग है, अगेंस्ट द स्ट्रेच्ड आउट स्काई। स्ट्रेच्ड आउट स्काई के सामने इस तरीके की इवनिंग हमें दिख रही है। समर्स, अब देखिए इन सभी का मतलब तो पॉसिबिलिटी या फिर जो कैपेबिलिटीज़ है उससे रिलेटेड होता है, लेकिन देखें मे शायद हो सकता है या फिर आपसे परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, मोस्टली परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। कुड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, माइट भी उसी तरीके से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। कैन, समर्स कैन बी रियली हॉट एट टाइम्स, समर हो सकती हैं, आसान है, जनरल पॉसिबिलिटी है, समर्स कैन बी रियली हॉट एट टाइम्स। ओके, तो क्या यूज़ होगा, कैन का यूज़ होगा यहाँ। आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर। देखिए इस तरीके की जो फ्रेज होती हैं, आई वॉज वंडरिंग, इसके बाद जनरली हम क्या यूज़ करते हैं आपको समझाऊंगा। क्या डू का यूज़ करते हैं, नहीं। माइट क्या है, माइट तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वही मैंने आपको बताया माइट किसके लिए होता है, माइट जो है जनरली परमिशन के लिए यूज़ होता है। सेल जो है ये फ्यूचर को फिक्स कर देता है, किसके लिए, फिक्स के लिए, पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। आई वॉज वंडरिंग, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा, ठीक है। आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल, तो जनरली ये कैसे यूज़ होता है, आई वॉज वंडरिंग के बाद एक स्टेटमेंट हमें दिखता है। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जनरली हमें स्टेटमेंट दिखता था। किस तरीके से यूज़ होता, आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल वी विल सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर, लेकिन हमें क्वेश्चन के रूप में दे दिया है तो वी से पहले आ जाएगा विल। तो आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल विल वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर, विल का सही यूज़ होगा यहाँ। 9th क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज एग्जॉस्टेड, ओके, आई सब्जेक्ट है और बी की फॉर्म है वॉज यूज़ हुई है, एग्जॉस्टेड वर्ब है, एग्जॉस्टेड जो है वर्ब है आपकी, वर्ब है आपकी। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए होगा एक एडवर्ब। एक एडवर्ब देखेंगे क्या आ सकता है। वेरी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड आप कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, उस तरीके से थोड़ी होता है। एग्जॉस्टेड एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट मीनिंग के लिए, होल के लिए यूज़ होती है। आप एग्जॉस्ट हो गए तो कंप्लीटली हो जाएंगे, पूरे तरीके से ही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा उस तरीके से थोड़ी होंगे। तो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड का यूज़ होता है हमेशा। दे डैश वी वेरी फार अवे, आई सॉ दैम अ लिटिल वाइल अगो। अब इसमें भी देखिए उसी तरीके से है कि मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए का तो आपको मीनिंग निकल के आ रहा है, लेकिन ये शुड वाला चाहिए नहीं है, ओके, शुड वाला चाहिए नहीं है, ये आपको मोरलिटी समझाने वाला नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला है। तो शुड का तो यूज़ नहीं होगा। आउट का भी क्या होता है, मोरल साइंस में यूज़ होता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, नैतिक शिक्षा जो मोरल साइंस वगैरह सिखाने के कॉन्टेक्स्ट में। सेल वही फिक्स कर देता है, फिक्सिंग नहीं करनी है हमें, फिक्स थोड़ी करना है, पॉसिबिलिटी है। तो दे कैन नॉट बी वेरी फार अवे, यहाँ भी उसी का यूज़ होगा कि दे कैन नॉट बी वेरी फार अवे। अंडरलाइन वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग हमें समझाना है। कॉर्डियल, कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल होता है फ्रेंडली। हमें पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंडली कौन सा होता है, जस्ट फ्रेंडली होता है क्या, नहीं, जस्ट फ्रेंडली नहीं होता है।
कॉन्विवियल, हाँ कॉन्विवियल फ्रेंडली होता है। जोक्यूलर जो है ये कैसा होता है, ये ह्यूमरस होता है, मतलब जो आपको हंसी दिला दे, मजाकिया अंदाज में जो बातें करते हैं उनको बोलते हैं जोक्यूलर। जेस्टफुल, जेस्टफुल क्या होता है, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय या फिर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, खुशी से भरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं फुल ऑफ जॉय। जोस्ट क्या होता है, जोस्ट होता है कॉम्बैट। बिल्कुल ही रिवर्स, बिल्कुल ही रिवर्स, कॉर्डियल हो गया फ्रेंडली, जोस्ट हो गया एकदम ही रिवर्स कॉम्बैट। तो आपका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, कॉन्विवियल, कॉन्विवियल। ये भी फ्रेंडली ही होता है, हमें नियरेस्ट क्लोजेस्ट इन दी मीनिंग बताना है। नेक्स्ट क्या है, इम्पंस्ड। इम्पंस जो होता है, इम्पंस का मीनिंग होता है कि चैलेंज कर देना किसी चीज़ को, चैलेंज कर देना किसी चीज़ को, चैलेंज कर देना, क्वेश्चन कर देना, उस पर सवाल उठा देना, ठीक है, किसी की अथॉरिटी के ऊपर। तो चैलेंज्ड सबसे पहले ही हमें दिख गया कि चैलेंज्ड। बी लिटिल, बी लिटिल का मीन्स क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इन्हेंस्ड का तो आप जानते ही मीन्स क्या होता है, इन्हेंस कर देना, इम्प्रूव कर देना, इन्हेंस कर देना, इम्प्रूव कर देना। इंड्योर्ड, किसी भी चीज़ को सहना, ओके, किसी भी चीज़ को सह जाना, सफ़र कर जाना, किसी चीज़ को सफ़र करना, इंड्योरेंस, सफरिंग की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हिज एड होमिनेम कमेंट्स, अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत भी है, आपका क्लियर हो जाएगा। एग्रेगियस, वैसे तो देखिए एग्रेगियस का मतलब ये होता है फ्लैग्रेंट, शॉकिंग, फ्लैग्रेंट या फिर शॉकिंग, लेकिन एड होमिनेम कमेंट्स क्या होती हैं ये भी बता देता हूँ। एड होमिनेम ना क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल अटैक को एड होमिनेम बोलते हैं। एड होमिनेम क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पर्सनल अटैक, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना। आपने देखा हो कभी कभी पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर देते हैं, तो ये क्या होता है, पर्सनल अटैक जो है ये फ्लैग्रेंट चीज़ें होती हैं, ये शॉकिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जो भी वहाँ प्रेजेंट थे लोग, उसने क्या किया, एड होमिनेम कमेंट्स कर दिए अपने कलीग के बारे में, तो वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने क्या समझा, एग्रीगियस समझा कि ये तो फ्लैग्रेंट शॉकिंग एकदम ही बेकार बात बोल दी है। क्या ये इम्प्रॉम्प्टू होती है ऐसी चीज़ें, नहीं, अनइंटेंडेड नहीं, उन्होंने जानबूझ के ही किया होगा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी किया है ये सारी चीज़ें। तो क्या किया एग्रीगियस, उन्होंने फ्लैग्रेंट किया है, शॉकिंग बात बोल दी एकदम से। ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, पर्सनल अटैक कैसे कर दिया, लोग एकदम से शॉक हो गए नेगेटिव वे में। एन एपोस्टेट, एक एपोस्टेट जो होता है वो क्या होता है, आप इस तरीके से मानिए, एपोस्टेट उसे बोलते हैं जो अपने रिलीजियस बिलीफ वगैरह उन सारी चीज़ों को जो है त्याग देता है, छोड़ देता है, रिनाउंस कर देता है, ठीक। वंस ही बिगेन टू सेवर द टेस्ट ऑफ ट्रू वेल्थ, जब उसने ट्रू वेल्थ का टेस्ट जो है वो चखा, तो उसने क्या कर दिया, एबंडन कर दिया। देखिए आपको देखा था ये लिखा हुआ है, हाँ जी। ही एबेंडेंड ऑल हिज एस्टरवाइल आइडियाज़ रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर एंड वॉज सब्सिक्वेंटली लेबल्ड एज एपोस्टेट। तो क्या उसने सबको छोड़ दिया था, अपने पहले आइडियाज़ वगैरह को, सोशल वेलफेयर वगैरह जितने भी आइडियाज़ थे सबको छोड़ दिया, तो लोगों ने क्या बोला उसे, एपोस्टेट है, एपोस्टेट है, ये तो एक एपोस्टेट है। कौन होता है, रिनाउंसर ऑफ हेल्ड बिलीफ्स, जो भी उसके बिलीफ थे उन सबको उसने छोड़ दिया। द डिबेट अराउंड द कॉरपोरेटी, कॉरपोरेटी जो है ये बना है कॉरपोरियल से, कॉरपोरियल से बना है, ये कॉरपोरियल से मिलकर बना है कॉरपोरेटी। कॉरपोरेटी ऑफ सोल प्रेजेंट एट अ कंपेलिंग पैराडॉक्स। तो कॉरपोरियल क्या होता है, कॉरपोरियल होता है फिजिकल, बॉडीली, फिजिकल हो, बॉडीली हो, मटेरियल हो, मतलब क्या हुआ इसका, कॉरपोरेटी ऑफ द सोल, मतलब सोल फिजिकली प्रेजेंट होती भी है या नहीं प्रेजेंट होती है, ये एक कंपेलिंग मतलब फैसिनेटिंग, जो सबको अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें कंपेलिंग होती हैं। अब आप ही देखिए कि आत्मा होती है या फिजिकल सेंस में या नहीं होती है, इस तरीके की डिबेट जो होती है वो कंपेलिंग तो होती ही है। कंपेलिंग पैराडॉक्स एकदम ऐसी पहेली तो होती है जिसके बारे में सारे लोग बात करना चाहते हैं कि होती है या नहीं, चलिए जानते हैं, जान नहीं पाते हैं बात अलग है, लेकिन ये कंपेलिंग होता है, ठीक है। क्या है ये फिर, कॉरपोरेटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, पहला ही ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट,
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इसका। अगले जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, उनका सही यूज़ हुआ है या नहीं, करेक्ट यूज़ हुआ है या नहीं, उन सेंटेंसेस में आपको बताना है। चलिए देखते हैं। द डिलीवरी रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन जस्ट अबाउट टाइम। डिलीवरी जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर। तो उसके लिए जस्ट अबाउट टाइम का यूज़ नहीं होता है, जस्ट इन टाइम का यूज़ होता है। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर, लास्ट मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर जब डिलीवरी होती है तो उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम, नॉट जस्ट अबाउट टाइम। तो पहला तो हो गया इनकरेक्ट, ओके पहला इनकरेक्ट हो गया। फिर तो बोल रहा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं लेकिन फिर भी क्या है। एविडेंस प्रेजेंटेड बाई राम एंड श्याम स्टेट्स समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाई राम। अब देखिए, डिफरेंट के साथ हमेशा यूज़ करना आपको फ्रॉम का, डिफरेंट फ्रॉम, ये जो बताया जा रहा है इससे बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंट के साथ क्या यूज़ होता है, प्रोपोजिशन फ्रॉम यूज़ होता है फ्रेजल वर्ब में। सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। दैट इज़ डिफरेंट ऑफ समबडी डूइंग हिज ड्यूटी एंड नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। मतलब यही तो डिफरेंस है कि कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है या अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है इसके बीच में। तो ये डिफरेंट ऑफ नहीं होता है, इसका मीन्स होता है डिफरेंट, सॉरी ये डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ नहीं होता, ये डिफरेंस बिटवीन होता है कि कोई अपनी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। ठीक, यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए, डिफरेंस बिटवीन समबडी डूइंग हिज ड्यूटी एंड नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। तो डिफरेंस बिटवीन एंड, बिटवीन एंड के साथ जुड़ते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, इस तरीके से यूज़ होता है। तो तीनों ही गलत हो गए, कोई भी सही नहीं था हमारे सामने। 17 देखते हैं। अब देखिए, एमिडेस्ट है, अमंग है, अमंगस्ट है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप देखिए ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब मैं बोलूँ कि पहले इन सबको मिटा देता हूँ मैं, आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। ये जो ब्लू सर्कल है ये ब्लैक सर्कल के बीच में है। ओके, एक सिचुएशन तो ये है। एक सिचुएशन क्या होती है कि जो मैं आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके बीच में ये 17 क्वेश्चन आया है, ये बीच में ही आएगा क्योंकि इससे पहले मैं 16 क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ और अभी इसके बाद भी 3 क्वेश्चन आपको कराने ही वाला हूँ। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 17 क्वेश्चन क्या है इसके बीच में है। जब 17th क्वेश्चन इसके बीच में है, किसी चीज़ के, किसी सिचुएशन के, किसी ड्यूरेशन के बीच की जब बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमिडस्ट। एमिडस्ट क्या होता है, किसी सिचुएशन ईटीसी के बीच में होना, सिचुएशन ईटीसी के बीच में होने को ही एमिडस्ट बोलते हैं। ये जो है किसी ग्रुप वगैरह के बीच में चीज़ें रखी हुई होती हैं, कोई पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमंग, या फिर मोर फॉर्मल वे में एमंगस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो एमंग या फिर एमंगस्ट दोनों लगभग एक ही बात होती है। और एमिडस्ट क्या होती है, सिचुएशन वगैरह के बीच में जब होता है। तो एमिडस्ट द स्कफल एंड रिजल्टेंट कन्फ्यूजन द थीफ मैनेज टू स्लिप अवे। क्या है कि स्कफल था, बहुत ही अफरा तफरी सी मची हुई थी, कन्फ्यूजन का माहौल था, तो उसी में क्या है, थीफ, चोर जो है वो स्लिप अवे हो गया, उसने मैनेज कर लिया भाग जाना। तो ये क्या सिचुएशन की बात हो रही है, मैंने बताया था एमिडस्ट का यूज होता है सिचुएशन में, तो फर्स्ट तो हो गया करेक्ट है। देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन अमंगस्ट दोज असेंबल्ड हु वॉज विलिंग टू बिकम द लीडर। अब देखिए, कुछ लोग असेंबल हुए तो ग्रुप जैसा ही बन गया है, तो उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं था जो विलिंग कर रहा हो लीडर बनने के लिए। तो अमंगस्ट का यूज है, मोर फॉर्मल है, ये भी करेक्ट है। अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, अमंग का यूज़ करेक्ट ही होगा क्योंकि हमें क्या अंडरलाइन का यूज़ बताना है, तो बाकी पढ़ना भी नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट सही हो गया। अब देखिए, एक तो होता है अंडरनीथ, समझाता हूँ आपको, अंडरनीथ, और एक होता है बिलो। दो चीज़ें होती हैं, अंडरनीथ और बिलो। बिलो में क्या है
चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए, ठीक। बिलो में क्या है, चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए। बिलो हमेशा बोलता है कि नॉट टच, टच जो है नहीं होगा। अंडरनीथ क्या है, उसी केस में यूज होगा जब टच होगा, कांटेक्ट होगा, टच या फिर कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में हैं चीज़ें तो ही अंडरनीथ का यूज होगा। राज का अपार्टमेंट, राज अपार्टमेंट वॉज 3 फ्लोर अंडरनीथ दी सुब्रमण्यम्स रेजिडेंस। सुब्रमण्यम का रेजिडेंस यहाँ है और राज का अपार्टमेंट यहाँ है। क्या ये टच हो रहा है एक दूसरे से? नहीं हो रहा है, तो बिलो का यूज़ होना चाहिए था, अंडरनीथ का नहीं हो सकता है, इनकरेक्ट है। देयर वॉज अ लिटिल स्पेस बिलो द टिन रूफ एंड स्कफ होल्डिंग फॉर द स्क्विरल टू हाइड। स्काफ फोल्डिंग जो था और रूफ जो था उसके बीच में बहुत ही लिटिल स्पेस था, ठीक है, थोड़ा तो स्पेस रहा होगा, टच नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, बिलो का यूज करेक्ट है। इनसाइड द बॉक्स वॉज द सीक्रेट ही हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल हिज लाइफ। उस बॉक्स में ही था वो सीक्रेट, वो जो सीक्रेट था उस बॉक्स में ही था जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहा चीज़ों को। तो पहला तो एक ही हो गया इनकरेक्ट, और मैंने बोला कि दूसरा करेक्ट है, तो सी है इसका आंसर एक्चुअली, क्योंकि तीसरा भी करेक्ट है। इनसाइड का यूज़ सही है, इनसाइड दी बॉक्स जो है चीज़ें सही होती हैं, इनसाइड दी बॉक्स। अब देखिए, अब फिर से समझाऊँ तो आपको कुछ ये फ्रेजल वर्ब्स जो है, एक तो होगी देखिए पुट इन, एक होगी पुट आउट, पुट इन हो गई, पुट आउट हो गई, और एक हो गई पुट ऑफ। देखते हैं पुट इन का मीन्स क्या। पुट इन का मीन्स होता है इंस्टॉल कर देना, किसी चीज़ को ला के रख देना, ला के लगा देना, मशीन ईटीसी जो होती हैं उनको इंस्टॉल कर देना। जैसे कि आपने किचन को जो पुट इन कर दिया, किचन को इंस्टॉल कर दिया, नई किचन सेट कर दिया आपने। पुट आउट, पुट आउट का मीन्स क्या होता है? पुट आउट का मीन्स होता है पब्लिश कर देना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को पब्लिश कर देना, प्रोड्यूस कर देना, प्रोड्यूस कर देना। दूसरा क्या होता है पुट आउट का मीन्स, एक और होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब फायर को बुझा देना, आग बुझा देना भी पुट आउट का मीनिंग होता है एक। पुट ऑफ का मीन्स क्या होता है? पुट ऑफ का मीन्स होता है पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना, किसी भी चीज़ को टाल देना, बाद के लिए कर देना। तो द शिप पुट इन एट द फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट टू रिपेयर इट्स डैमेज हल। शिप का जो हॉल होता है वो डैमेज हो गया, तो सबसे पहले पोर्ट पर ही उसको इंस्टॉल कर दिया, पुट इन कर दिया, तो ये तो करेक्ट है। द एडवर्टीजमेंट वॉज पुट आउट फॉर द वाइड सर्कुलेशन। पुट आउट मतलब पब्लिश कर देना, प्रोड्यूस कर देना। एडवर्टीजमेंट किसके लिए होता है? पब्लिश करने के लिए होता है, वाइड सर्कुलेशन के लिए, तो ये भी करेक्ट है। द मैटर हैड बिकम सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पुट ऑफ फॉर अनदर डे। मैटर बहुत ही ज़रूरी है, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता अगले दिन के लिए, तो पुट ऑफ इज़ करेक्ट। आंसर डी, 1 2 3 सारे के सारे ही करेक्ट हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए फिर से कुछ आपको समझाऊंगा। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर होता है एक, तो एक होता है टेक इन, एक होता है टेक अप, ठीक। टेक आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सेम दिखना, टेक आफ्टर हिज डैड, टेक आफ्टर हिज मॉम, टेक आफ्टर हिज ब्रदर, इस तरीके जो दो लोग सेम दिखते हैं। टेक इन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है टेक इन का मतलब टू डिसीव, किसी को धोखा दे देना, उसके लिए टेक इन का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है? टेक इन मतलब ले लो, अंदर ले लो, एडमिट कर लेना, एडमिट कर देना। एक होता है टेक इन, आपने इसको ले लिया, एब्जॉर्व कर लिया, समझ लिया है कि अंडरस्टैंड करना, वो भी इसका मीन्स होता है। टेकअप, टेकअप क्या होता है? रेज द इश्यू, टेकअप हम क्या है इस पर्टिकुलर इश्यू को मीटिंग में टेकअप करेंगे या फिर ब्रिंग अप करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, इसको लेके आएंगे, रेज करेंगे इसको। रेज और डिस्कस अ मैटर, इस तरीके से टेकअप का यूज़ होता है। एक आपने सुना होगा लुक आफ्टर, टेक आफ्टर से ही मुझे याद आया कि लुक आफ्टर भी आपने सुना होगा। लुक आफ्टर का मीन्स क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर, देखभाल करना, लुक आफ्टर। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट ही टेक्स आफ्टर हिज आंट, वो अपनी आंट जैसा ही दिखता है, सेम, करेक्ट, रिजेंबल्स। ही वॉज रिलक्टेंट टू टेक इन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक इन का मीन्स क्या होता है? टेक इन का मीन्स तो होता है धोखा दे देना, एडमिट कर लेना,
उसमें क्या बोला गया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहा था, रिलक्टेंट था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को पता है क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलते हैं टेक ऑन। टेक ऑन बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, टेक ऑन। तो ये हो गया इनकरेक्ट। सेकंड हो गया इनकरेक्ट। अब मेरे पास थर्ड देखता हूँ। ही अश्योर्ड द क्लाइंट दैट ही वुड टेक आउट। टेक आउट नहीं, टेक आउट जैसी तो चीज़ नहीं है। द मैटर एट द फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी। वो टेक आउट करेगा मैटर को या टेकअप करेगा? टेकअप करना चाहिए। कोई मैटर है जो फंस गया है, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जैसी उसको मिलेगी, वो क्लाइंट को बोल रहा है कि मैं मैटर को टेक आउट करूँगा, टेक आउट रख दूँगा, एकदम सामने रख दूँगा, ब्रिंगअप कर दूँगा, टेकअप कर दूँगा। टेक आउट का यूज़ नहीं होगा। सेकंड भी हो गया इनकरेक्ट। तो सी आंसर होगा, वन ओनली इज़ द करेक्ट। ये मैंने आपको पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन दिया, आपको पूरा समझाया। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जल्दी ही मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।